जय हिंद प्यारे साथियों। नीरज आईएएस के इस ऑनलाइन मंच में आप सभी का भरपूर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी का अर्जुना बैच और जिसके अंतर्गत हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी, इतिहास विषय की एनसीईआरटी, जिसका नाम है हमारे अतीत पार्ट 2। और इसी के अंतर्गत आज हमारा यह जो है चौथा लेक्चर होने वाला है और हम लोग इसमें जो है चौथा अध्याय पढ़ने वाले हैं और चौथे अध्याय का नाम है मुगल साम्राज्य। तो इस चैप्टर में, इस अध्याय में एनसीईआरटी ने कुछ ही सीमित दायरे को तय करते हुए जो है चीजें दी हुई है। तो ऐसे में हम लोग जो है कुछ चीजें बाहर से भी लेकर आएंगे और इसमें से कुछ चीजों को जो है हम लोग बाहर भी करने वाले हैं। इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा? ठीक है, इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, हम लोग चौथा अध्याय पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है चौथा अध्याय पढ़ने वाले हैं और चौथे अध्याय का नाम है मुगल साम्राज्य, है ना। मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य काफी बड़ा है, विस्तृत है और एनसीईआरटी ने जो है एक ही चैप्टर में जो है इसका चैप्टर निपटा दिया है। यानी कि कुछ शासकों के विषय में इसने जो है बहुत ज्यादा कुछ दे दिया है और कुछ शासकों के विषय में जो है सूक्ष्म ही चर्चा दे रखी है। हालांकि परीक्षा के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, डाटा है, उनको भी मैं लेकर आया हुआ हूं। तो इसलिए जो है आप निश्चिंत रहिए और जो इसमें से ज्यादा कूड़ा करकट लगा था उसको जो है मैंने बाहर कर दिया और जो लगा था कि कुछ बाहर से लाया जाए उसको जो है मैंने बाहर से लाके इसमें सम्मिलित कर दिया है। यानी कि इसके जो है कुछ खंड जो है अब आपको दोबारा कभी भी जो है पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बाबर के विषय में चर्चा हो गई या अकबर के विषय में थोड़ी बहुत चर्चा हो गई या तमाम जो प्रशासन के कार्य हैं, पद हैं, इन सब को जो है अब दोबारा आपको कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मैंने जो है उपलब्ध करा दिया है, जितना मैंने कंटेंट दे दिया है, उससे जो है आपका काम हो जाने वाला है। तो आप सभी धैर्य बनाए रखिए और दूसरी बात क्या है कि चीजों को जो है आप देखते रहिए बढ़िया से। और अच्छी चीजें हैं, व्यवस्थित चीजें हैं और निःशुल्क हैं। तो ऐसे में आप सभी जो है अपना भी फर्ज निभाइए। आपका फर्ज क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, आप पढ़ाई कीजिए और साथ साथ जो है इन क्लासों को, इन मोतियों को जो है और लोगों तक भेजिए। क्योंकि जब पढ़ेगा समाज तभी तो आगे बढ़ेगा और जब पढ़ेगा ही नहीं तो कहां से आगे बढ़ेगा। और कुछ बच्चों की जो है तैयारी पैसों की वजह से रुक जाती है। तो ऐसे में जो है ये पहल जो है आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। मैंने यह निर्णय लिया है कि मैं जितना भी यूपीएससी का सिलेबस होता है, पीसीएस का सिलेबस होता है, आरओ का सिलेबस होता है, सारा का सारा जो है मैं इसी यूट्यूब चैनल पर एकदम निःशुल्क जो है आप सभी को उपलब्ध कराने वाला हूं। तो ऐसी सुविधा जो है आपको कहीं नहीं मिलेगी। और जब इतनी सुविधाएं मैं दे रहा हूं तो आप अपने कर्तव्यों का पालन करिए। आप शेयर कीजिए इस वीडियो को, पहुंचाइए चैनल को जो है लाखों लाखों लोगों तक। क्योंकि ये चैनल, ये मंच जो है अब आप सबका है। आप सभी जो है मेरे परिवार की तरह हैं। तो इसलिए जो है अपने परिवार को जो है आप उन्नत दिशा की ओर लेकर चलिए। तो हो गई इतनी बात, आगे बढ़ते हैं भैया। आगे यहां आपसे कहा जा रहा है 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया, है ना। ये लोग देखो 16वीं सदी से एंट्री मारते हैं और 17वीं सदी तक लगभग लगभग जो है इन्होंने जो है
इस साम्राज्य पर, इस देश पर, इस उपमहाद्वीप पर जो है अपना नियंत्रण वगैरह जो है बढ़िया बकायदा पूरा वर्चस्व कायम कर लिया, है ना। तो एनसीईआरटी ने दिया था, तो मैंने सोचा कि लाओ भैया ले चलते हैं। तो ये एनसीईआरटी ने दिया था, मोटा मोटी दे रखा है। और आप देखते ही होंगे कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है वहां से जो है मुगल साम्राज्य की नींव पड़ जाती है। और उसके बाद आप जो है बहादुर शाह जफर वगैरह को लास्ट वगैरह तक देखते होंगे, है ना। 1707 वगैरह के आसपास, है ना, 1750 की वगैरह, है ना, 1750 के आसपास तक लगभग लगभग जो है इनका टाइम पीरियड वगैरह चलता है। लेकिन उस समय जो है जितने भी शासक हैं वो सब किसी काम के नहीं रह गए हैं। कोई भी जो है दो झापड़ मार के उनको गद्दी से हटा सकता था, इस तरीके का जो है उनका हाल हो गया था, है ना। कोई भी आता दो झापड़ मार देता, आराम से वो साइड हो जाते। इस तरह की जो है उनकी स्थिति हो गई थी, इतने कमजोर हो गए थे वो, है ना। अब कमजोर ऐसे नहीं हुए थे कि शरीर से कमजोर हुए हैं, वो कमजोर ऐसे हुए हैं कि अब जो है वो वैभवशाली, ठीक है, वो ना तो उतनी बड़ी सेना और ना ही जो है उस तरह का प्रशासन जिस टाइम जो है अकबर औरंगजेब वगैरह के टाइम पे हुआ करता था, शाहजहां वगैरह के टाइम पे हुआ करता था, है ना। तो पैसे वैसे जितना है सब कुछ कम हो गए थे जब इसका जो है लास्ट आता है। तो ऐसे में शासक लोग कमजोर हो गए थे, तो कोई भी जो है ना, वही वाला सिस्टम अपना सकता है। तो ये दिल्ली का लाल किला है ना। और हमारे ओझा सर कहते हैं कि देखो, दिल्ली का लाल किला मुगलों ने बनाया, ताजमहल मुगलों ने बनवाया, है ना, बनवाया। और क्या लेकर चले गए हो? नहीं लेकर गए, है ना। किसी ने जो है कब्जा कर लिया, आज किसके अंडर में है? सरकार के अंडर में है। तो इसलिए क्या जरूरत है, कब्जा कर लो। तो उन्होंने ऐसा कहा था। तो ये लाल किला है, आप देख सकते हो। और देखो, बनवाया उन लोगों ने है, भारत का पैसा लगा था, भारत के मजदूरों ने जो है इसको मिलके बनाया था। आज सरकार ने जो है ले लिया, उनके काम ही नहीं आया। तो ये आप देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ आपसे दिया जा रहा है मुगल कौन थे। चलो बताओ, चलो चलो बताओ मुगल कौन थे। कहोगे सर मैं तो जानता ही नहीं मुगल कौन थे, हैं, है ना। तो बताओ मुगल भैया कौन थे। तो ये यहाँ दिखाया जा रहा है मुगल वंश का संस्थापक बाबर। तो ये बाबर आदमी लग रहा है ना, बाबर है ये। देख लो बाबर दिखता कैसे रहा होगा, तो ये देख लो। हालांकि मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन पिक वगैरह से ही काम चलाना पड़ेगा, है ना। क्या आप लोगों में से किसी ने बाबर को देखा है ना। हो सकता है किसी ने बाबर को जाके बहुत मारा पीटा हो, है ना। इसमें ही बहुत से लोग हो सकते हैं कि सर मैंने तो बाबर को बहुत मारा था, और फिर बताएंगे सर सपने में मारा था। तो ये बाबर है। और अब इसके विषय में यहाँ क्या बात कही जा रही है। तो बाबर जो है इसके रगों में जो है दो वंशों का खून दौड़ रहा था। बाबर पिता की ओर से जो है तैमूरी था, माता की ओर से जो है चंगेज खान का वंशज था। तो दो वंशों का जो है इसमें, इसके रगों में जो है खून बह रहा है। इसकी नसों में जो है तैमूरी खून भी है, चंगेजी खून भी है। चंगेज वगैरह को आप जानते ही हो, बहुत बर्बर थे, है ना। जहां भी पहुंच जाते थे, जिसकी सेना में टूट पड़ते थे, चीर फाड़ के रख देते थे, है ना। तो इतना आप सभी ने समझा कि बाबर जो है पिता की ओर से तैमूर और माता की ओर से जो है चंगेजी था। पिता बाबर के जो पिता थे वह थे उमर शेख मिर्जा, जो कि फरगना के शासक थे। यहीं बाबर पैदा हुआ। बाबर ने सर्वप्रथम लाहौर पर कब्जा किया। उसके बाद जो है 1526 में जो है पानीपत के मैदान में एंट्री लेता है, और वहां जो है इब्राहिम लोदी को मारता पीटता है। मारने पीटने के बाद फिर उससे गद्दी छीन के जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है ना। पहुंचता है और यहाँ देखता है कि लोदी वगैरह है, तो लोदी वगैरह को मारता है दो चार झापड़ मारने के बाद कहता है चलो हटो यार, बहुत शासन कर लिए, थोड़ा हमको भी मौका दो, है ना। तो मौका लेने के चक्कर में फिर इसने जो है काफी समय तक इसके नाती पोते, है ना, नाती पोते बेटे लड़के जो भी हैं सब यहीं खेलते कूदते हैं। तो ये आप देख सकते हो, है ना। प्राय जो है छोटी परीक्षाओं में, है ना,
बड़ी परीक्षा में तो थोड़ा डीपली जाके पूछता है, लेकिन छोटी परीक्षा में यही पूछ लेता है कि बताओ बाबर के पापा कौन थे। तो बाबर के पापा ये हैं, है ना। तो इस तरीके से पूछ सकता है। और अब तो फेमस क्वेश्चन पूछना वैसे तो बंद कर दिया है छोटी भी परीक्षाओं में, लेकिन हो सकता है क्रम जमाने के लिए कह दे या किसी और जो है पैटर्न पर पूछ ले, तो आपको याद रखना है। तो देखो यहाँ बाबर ने जो है सर्वप्रथम लाहौर पर कब्जा किया था। पानीपत से पहले जो है उसने लाहौर पर कब्जा किया था। अभी आगे इसके विषय में और भी बातें कही जाएंगी, तो मैं अभी बता रहा हूँ। लेकिन आप इसे ध्यान में रखना कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है 1526 में होता है, और वो इब्राहिम लोदी था, लोदी वंश का जो है लास्ट शासक था, उसी को जो है मारपीट के गद्दी छीन लेता है ना। तो गद्दी थी भाई, गद्दी तो सब छीनेंगे झपटेंगे। तो देखो यहाँ आगे कहा जा रहा है, मुगल अपने को मुगल मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, है ना। ये देखो बाबर के सिराओं में जो है, बाबर के खून में जो है दो वंशों का जो है खून दौड़ रहा है, लेकिन ये अपने आप को जो है चंगेजी कहलाना पसंद नहीं करते थे। चंगेज खान का वंशज कहलाना अपने आप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, है ना। क्यों नहीं पसंद करते थे, अब आप ही सोचो, है ना। आप सोचो कि अगर कोई खलनायक आदमी है, गुंडा आदमी है, किसी को देखते ही जो है, जैसे ही उसको किसी को देखा वैसे दो झापड़ मारने लगे, है ना। बंदूक निकाल ले, चाकू निकाल ले, है ना। किसी आदमी को देखे गुंडा आदमी और वो चाकू निकाल ले मारने लगे, तो ऐसे में उसके सामने जो है जाने से पहले, उसके सामने जाने से पहले सब जो है बहुत बार डरेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे कि ऐसा ना हो बंदूक निकाल के मार दे धाए से, है ना। ऐसा ना हो चाकू निकाल ले और उसके बाद हमारा गलवा जो है कट दे, है ना। तो उसके सामने जाने से डरेंगे, है ना। और कोई अच्छा आदमी हो, सुंदर आदमी हो, सुशील आदमी हो, होनहार आदमी हो, समाज सेवक आदमी हो, तो उसके पास लोग जाएंगे और उसे जो है भला बुरा भी कहेंगे, और कहेंगे भैया तुम समाज सेवा का काम कर रहे हो, तुम्हारे साथ मैं सेल्फी खींचना चाहता हूँ, सेल्फी लेना चाहता हूँ। तो ऐसे में ये था, चंगेज खां जो है काफी गुंडा आदमी था, काफी खतरनाक आदमी था। जहां भी पहुंच जाता था, जिसकी भी सेना में पहुंच जाता था, मारता था, छिन्न भिन्न उछिन्न कर देता था, है ना। मारता था, पूरा छिन्न भिन्न हो जाते थे सब। एकदम बर्बर सेना थी इसकी। और ये खुद जो है, ये अगर ये देख रहे होंगे आप, ये दिख रहा है, ये यही है चंगेज खान। ये देखने पर ही, शकल से ही देखो कितना बर्बर, कितना खतरनाक लग रहा है। देखो देखने पर ही कितना खतरनाक लग रहा है। तो ये जहां जाता था, जिसकी सेना में घुस जाता था, उसका जो है तहस नहस कर देता था, पूरा उजाड़ देता था। तो ये नरसंहार से जुड़ा था। तो इसलिए ये लोग जो है इसका वंशज कहलाने से पसंद नहीं करते थे। और ये लोग, ठीक है, ये लोग मुगल लोग जो है तैमूर का वंशज अपने आप को कहलाना बहुत पसंद करते थे भैया। क्योंकि क्योंकि तैमूरियों ने जो है यहाँ आक्रमण किया था। तो इसलिए जो है ये लोग तैमूर के वंशज होने को जो है अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते थे। और जितने भी जो है सुल्तान वगैरह हुए हैं, बादशाह वगैरह हुए हैं, है ना, शासक हुए हैं, उन्होंने जो है तैमूर के साथ जो है अपनी पिक बनवाई है, पिक लगवाई है ना, पिक बनवाई है, पिक लगवाई है। समझ में आ गई बात। तो यही चीज यहाँ लिखी गई होगी। तो देखो यहाँ कहा जा रहा है, मुगल अपने को जो है मुगल मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। ये आदमी गुंडा था, खतरनाक था, चुट्टा था, बर्बर था, है ना। जैसे आप सभी अभी सोशल मीडिया पर तमाम लोगों को देखते होंगे, ऐसे जो है किसी भी जानवर को ऐसे पकड़ते हैं, उसके बाद ऐसे कच्चा चबा जाते हैं, जिंदा चबा जाते हैं। उसी तरीके से ये सेना वगैरह में घुसता था, इसकी सेना जिसके तरफ घुसती थी उसको मारते थे, पूरा तहस नहस करके रख देते थे। तो इसलिए जो है ये नरसंहार से जुड़ा था, इसकी स्मृतियां नरसंहार से जुड़ी थी। तो इसलिए जो है मुगल लोग जो है इसका वंशज कहलवाना पसंद नहीं करते थे। रिजेक्ट, आई हेट यू, है ना, आई हेट यू, आई हेट यू।
और इसको कहते थे आई लव यू, आई लव यू, है ना। तो इसको आई हेट यू कहते थे। आगे बढ़ते हैं। मुगल तैमूर के वंशज होने पर बहुत गर्व करते थे, है ना। मेरे बेटे ने जो है ना, जैसे उस पिक्चर देखे होंगे आप सभी, हीरा बेटे। जब तक तो हीरा बेटे जो है नालायक थे, निकम्मे थे, कुछ नहीं करते थे, तब तक जो है हीरा बेटे लतखोर थे, है ना। हीरा बेटे जो है बेवकूफ थे, मक्कार थे, धोखेबाज थे, नमक हराम थे, और तमाम प्रकार के जो है बहुत सारे कुछ थे। और हीरा बेटे जब शादी करके आए थे तब भी निकम्मे थे। और जब हीरा बेटे कामयाबी के शिखर के ऊंचाइयों तक जो है पहुंच जाते हैं, जब कामयाबी उनके चरणों में आके लेटने लगती है हीरा बेटे के, तो हीरा बेटे सबके लिए जो है भगवान हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए भैया अगर आपके पास कुछ है तभी ये दुनिया आपको पूछेगी, तभी ये दुनिया जो है आपको सम्मान देगी, वरना ये दुनिया बड़ी खतरनाक है। आपको जो है लात मार के भगा देगी, इतना आप मान के चलना। इसलिए मैंने उदाहरण भी दे दिया हीरा बेटे वाली, है ना। तो देखो कैसे हीरा बेटे जो है पहले चमकते नहीं थे हीरा, तो उनको सब जो है कोई भी ऐरा गैरा छोटे छोटे बच्चे देखो कैसे ये है वो है, कामचोर है, आलसी है, तमाम बातें कहते थे। लेकिन जैसे ही हीरा बेटे चमके, वैसे हीरा बेटे के आगे पीछे सब घूमने लगे। और ठाकुर भानु प्रताप कहते थे हीरा बेटे मार। तो आपने देखा होगा, है ना। तो इस तरीके से, तो इसी तरीके से बाद में ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी जो हैं कहते हैं मैं अपने बेटे पर गर्व करता हूं, है ना। जब भिखारी था उसका बेटा तब गर्व नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही अमीर बना देखो पार्टी बदल ली, है ना। तो गर्व करते थे क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। वाह, वेरी नाइस। ठीक है, 98 में जो है दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। जब दिल्ली पर कब्जा कर लिया था तो ऐसे में ये लोग जो है इसको काफी ज्यादा जो है पसंद करते थे, है ना। काफी ज्यादा पसंद करते थे और इसके साथ जो है सेल्फी वगैरह लेते थे, है ना। चित्र, मतलब मोबाइल वगैरह नहीं था लेकिन चित्र वगैरह जो है बनवाते थे, तो उसी को मान लो सेल्फी वगैरह लेते थे कि सर 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 एक पिक, वन पिक, वन पिक। इस तरीके से उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन जो है चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ जो है अपना चित्र बनवाया। मान लो यही लाइन उठा के आपसे पूछ लिया जाए कि प्रत्येक मुगल शासकों ने चंगेज खां के साथ जो है अपना चित्र बनवाया, तब आप कहना नहीं, चंगेज खां नहीं था, वो था तैमूर, है ना। तैमूर लंग, है ना, तैमूर लंग, है ना, तैमूर लंगड़ा। इस तरीके से समझ लो, बहुत अच्छा है ना। तो चित्र वगैरह भी अपने साथ इसका जो है बनवाते थे। जैसे समझ लो ये बाबर हो गए, बाबर के साथ जो है इसको जोड़ लेते थे, है ना, कि दादा, नाना, अब्बू जो भी कहते रहे हो। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। इतनी बात समझ में आई। कोई भी तोप नहीं है कि मैंने चला दिया हो और आपको जो है समझ में ना आया हो। तो एकदम सरल अंदाज में बताया गया था, एकदम सरल अंदाज में जो है आपको समझ में भी आ गया होगा। इसीलिए जो है इनको लगा भी दिया गया है ताकि आप जो है चीजों को देख सको। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना आप सभी को जो है क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ा जाए, तो आगे बढ़ेंगे। आगे फिर से ये लड़का आ गया बाबर। बाबर ने जब 1994 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा, यानी कि मंगोलों की जो है दो शाखा थी, एक मंगोल वाली थी और इसमें एक उज्बेक बताया जा रहा है कि आक्रमण के कारण उसे जो है पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। देखो 1494 में जो है फरगना, ये एक मात्रा आप जो है काट दीजिए, फरगना। ठीक है, फरगना, गना कर लीजिए, घना कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो देखो जो इसकी पैतृक संपत्ति थी उस पर जो है बाबर ने अपना अधिकार जताने का प्रयास किया, लेकिन बाबर जो है छोटा सा बच्चा था। तो इसीलिए अभी मैंने शुरुआत में जो है इसका नाम क्या लिया, ये लड़का, है ना। तो इसीलिए अभी ये बच्चा है,
अभी इसे बच्चे के रूप में देखो। तो ये लड़का जो है ये 12 साल का था और काफी छोटा था। तो जो बड़े लोग थे उसने जो है इसे 2-3 झापड़ मार के कहा भाग यहाँ से, राजगद्दी लेगा, राजगद्दी जैसा मुंह लेकर, है तेरा मुंह राजगद्दी जैसा, जा ताकत लेकर आ, शक्ति लेकर आ, तब राजगद्दी मिलती है। तो छोटा सा बच्चा था, और छोटा सा बच्चा था तो इसको जो है 2-3 झापड़ किसी ने मारा होगा, चल भाग हट, गद्दी लेने आया गद्दी जैसा मुंह लेके। फिर अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने जो है 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया, है ना, मारपीट के भगा दिया। फिर काफी समय तक ये भटका होगा, है ना, भटकते भटकते न जाने कहां से तमाम बातें और हैं। तो ये यहाँ आप देख रहे हो 94, तो काफी समय तक भटका। फिर यहाँ 1504 में जो है इसने काबुल को जो है कब्जा कर लिया, काबुल पर कब्जा कर लिया। फिर आगे मैंने पीछे अभी जो है बताया था कि इसने जो है, कहाँ गया भाई, हाँ इधर, बाबर ने सर्वप्रथम लाहौर पर कब्जा किया, है ना, लाहौर पर कब्जा किया। लाहौर के बाद फिर इसने जो है काबुल पर कब्जा किया। फिर धीरे धीरे, यानी कि 1526 से पहले ये जो है 4-5 अभियान कर चुका होता है ना। सामान्यतः प्रायः बहुत सी किताबों में जो है उसका जिक्र नहीं दिया गया है, लेकिन इसके पहले जो है वह 4-5 अभियान कर लिया होता है। और फिर उसके बाद जो है वो 1526 में एंट्री लेता है, और वो साधारण तरीके से एंट्री नहीं लेता है, ऐसा कहा जाता है और कुछ लोगों का मानना भी है ना। यहाँ देख सकते हैं आप, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि दौलत खान लोदी और राणा सांगा द्वारा बाबर को भारत में आमंत्रित किया गया। इन दोनों ने क्या सोचा कि बाबर आएगा, यहाँ के लोगों को मारेगा, पीटेगा, धन वगैरह थोड़ा बहुत लूटेगा और फिर जो है चला जाएगा, है ना। तो ये लोग जो है बुला रहे थे और इनके मन में ये था। लेकिन बाबर को जो है ऐसा कहा जाता है कि इसकी दादी कोई करके थी, उसने जो है इसको जो है बहुत सारी कहानियां सुनाई थी कि तुम्हारे पूर्वज जो है ऐसे ऐसे महान आत्मा थे और तुम्हारे पूर्वजों ने वहां पर आक्रमण किया था, और तुम भी जाओ वहां आक्रमण करो, और वहां तुम्हारी जो है पैतृक संपत्ति धरी हुई है और जाओ लूटो। खूब कहानी सुनाई दादी अम्मा जी। और उसके बाद फिर ये जो है, अच्छा मेरी जगह जमीन है, और उसके बाद फिर उन दादी अम्मा की कहानी सुनकर ये प्रभावित होता है और फिर चल पड़ता है झोला बोरा उठा के, है ना। तो इसमें से कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि राणा सांगा ने जो है आमंत्रित नहीं किया, है ना। कुछ इतिहासकारों का मानना है और कुछ इतिहासकारों का मानना ऐसा नहीं है कि राणा सांगा ने बुलाया था, है ना। लेकिन इतना आपको जान के रखना है कि दौलत खां लोधी ने जो है, दौलत खां लोधी ने जो है बाबर को आमंत्रित किया कि बाबर भैया, बाबू, सरकार, दादा, मालिक, जौन भी समझो आप। तो बाबर को कहता आ जाओ बाबू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लूटो लूटो। और फिर जब बाबर आता है इन सबको जो है फिर से मारता है, खदेड़ खदेड़ के मारता है ना। इन लोगों को बस वही गलतफहमी थी कि आएगा, लूटेगा, थोड़ा बहुत धन ले जाएगा, उसके बाद निकल जाएगा और यहाँ के लोगों को मार पीट देगा, तो गद्दी हो सकता है हम सबको मिल जाए। तो इन सब ने जो है अलग नीति अपनाई थी, इन लोगों के दिमाग में जो है अलग खिचड़ी पक रही थी, और ये जो है पूरा पतीला लेकर आया था कि खिचड़िए वहीं डायरेक्ट पका लेंगे, है ना। तो ये पतीला लेके चला था। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि दौलत खां और राणा सांगा दोनों लोगों ने मिलकर जो है इसे आमंत्रित किया कि आओ भैया। लेकिन कुछ इतिहासकारों का ऐसा भी मानना है कि राणा सांगा ने आमंत्रित नहीं किया था। तो इतना आपको एक बात और जाननी है कि दौलत खान ने इसे जो है आमंत्रित किया था। तो वही जब आमंत्रित किया था तो उसके बाद ये आता है 1526 में एंट्री मारता है, और जो इब्राहिम है, इब्राहिम को बहुत खदेड़ खदेड़ के मारता है, ठीक है, इब्राहिम लोदी को खदेड़ खदेड़ के मारता है, और जो है नया नया गोला बारूद तोप वगैरह लेकर आता है, और फिर उसके बाद ऐसे फेंक देता है, भड़ाम, खत्म, खेला खत्म, है ना, जहां फेंका खेला खत्म।
तो नया चीज लेकर आया था और इससे जो है काफी लोग परिचित भी नहीं थे और इसकी रणनीति को किसी के बारे में अंदाजा भी नहीं था, तो ऐसे में इसको हार जाना ही था। तो हार गया, बेचारा हार गया। तो अब जो है दिल्ली और आगरा जो है इन लोगों के अंडर में चली जाती है, मुगलों के अंडर में चली जाती है और फिर आप जो है इनका प्रभाव काफी समय तक देखते हो। इतना आपने समझा। आगे यहाँ कुछ और बात कही होगी कि राणा सांगा ने बाबर को भारत आमंत्रित किया था, किंतु एक बात तो सर्वमान्य है कि दौलत खान लोधी ने बाबर को आमंत्रित किया था, है ना। तो कुछ भी हो मैंने बता दिया। आगे यहाँ भी कुछ बात आपसे कही जा रही होगी, है ना। तो यहाँ से कुछ बातें जो है मैंने जितना बताया उतना आपको जान लेते हो। तो बाबर के बारे में जितना मैं चर्चा लेकर आया हूँ इतना आप जान लेते हो। तो बाबर के बारे में दोबारा कभी भी पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, है ना। जितनी चर्चा मैं लेकर आया हूँ उतना चर्चा अगर आप कर लेते हो बाबर के विषय में, तो दोबारा कभी भी जो है बाबर के विषय में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। बाबर आपका कंप्लीट है ना। इसी को अच्छे से सजा बजा के जो है नोट्स बना लीजिएगा, मजा मजा आ जाएगा, है ना। तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बाबर ने इस युद्ध में जो है सर्वप्रथम तोप का प्रयोग किया, जो कि भारत के लिए बिल्कुल नया था। किस युद्ध में बाबू? तो 1526 वाले में। अभी देखो, इस वाले फैक्ट में भी कुछ इतिहासकारों में मतभेद है ना। कुछ कहते हैं कि इसके पहले 1526 के पहले जो है दक्षिण भारत में जो है तोप वगैरह का प्रयोग जो है हो गया था, है ना। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसके पहले दक्षिण भारत में तोप वगैरह का प्रयोग हो गया था। तो अगर जो है आपसे जिस अनुसार से क्वेश्चन पूछेगा, जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको ध्यान रखना है। यहां तो एनसीईआरटी ने दे दिया है कि सर्वप्रथम जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है तोपों का प्रयोग हुआ था, लेकिन मैं आपको यहाँ एक चीज और बता दे रहा हूं कि आप इस बात को हमेशा ध्यान रखे रहिएगा कि 1526 के पहले भी कुछ इतिहासकारों का मानना है, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि 1526 से पहले भी जो है दक्षिण भारत में तोपों का प्रयोग हो चुका था। और इसके पहले भी हम लोग जो है तोप देखते हैं, लेकिन वो तोप नहीं, वो गोला फेंकने वाला यंत्र था, है ना। उससे गोला फेंकते हैं, जैसे आप बाहुबली मूवी में देखे होंगे। इतना आपको क्लियर हुआ। तो इससे पहले भी तोप का प्रयोग हुआ है ना। आग वाले तोप का प्रयोग हुआ है और वो जो है आपका दक्षिण भारत में प्रयोग हुआ है। इस बात को जो है आप समझे रहिए। जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया जाएगा आपको पता तो हो ही गया कि दक्षिण भारत में जो है इसके पहले तोप का प्रयोग हुआ है। तो जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछेगा उसी को आप आधार माने रहिएगा, है ना। दक्षिण भारत उत्तर भारत करके भी पूछ सकता है ना। पानीपत का मैदान में तोप का प्रयोग वगैरह। तो जिस भी फॉर्मेट में पूछेगा, जिस भी अनुसार, जिस भी अकॉर्डिंग कुछ भी कर ले, जिस तरीके से पूछेगा उस तरीके से मैंने आपको दोनों चीजें समझा दिया, बता दिया है। अब आपको कोई भी कठिनाई दिक्कत नहीं होगी। इतना आपने समझा। इसके साथ साथ इसके साथ साथ बाबर ने तोप को सजाने की जो है उस्मानी विधि का भी प्रयोग किया। आपसे मान लो पूछ लिया जाए कि उस्मानी विधि क्या है ना। उस्मानी विधि क्या है, और आपसे क्वेश्चन उसमें दे दिया जाए विकल्प में कि उस्मानों द्वारा चलाई गई अभियान, यंत्र, तमाम चीजें कह सकता है। तो ये तोप को सजाने वाली विधि थी, तो उस्मानी विधि हो गया। इन सफलता में दो तोपची उस्मान अली मुस्तफा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। बाबर के समय के दो तोपची का नाम बताइए। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, या इस तरीके से दे देगा कि बाबर के समय में निम्नलिखित में से कौन तोपची था। आपसे 3 क्वेश्चन अलग दे देगा और एक जो है इनमें से कोई एक दे देगा, या दोनों दे दे आप लिख करके। तो आपको जो है जान लेना है। तो ये बाबर के टाइम पे जो है 2 तोपची थे, एक तो उस्मान अली था और दूसरा था मुस्तफा। तो इतना आपको समझ में आ गया, इतना आपको क्लियर हो गया। तो ये बाबर है और ये जो है मुगल वंश का संस्थापक है। और ये तोप वगैरह आप देख सकते हो, ये सेना की टुकड़ी वगैरह देख सकते हो। और क्या बोलते हैं, गूगल, हाँ, गूगल महोदय ने जो है
पानीपत के प्रथम युद्ध का दृश्य जो है कुछ इस प्रकार से दिया था, तो वो भी जो है यहाँ अंकित करा दिया गया है, लगा दिया गया है। आप जो है ये युद्ध भी जो है प्रत्यक्ष तरीके से देख सकते हो। अब दोबारा ये मत कहना कि सर मैं तो पानीपत के युद्ध में मौजूद ही नहीं था। अब कहना सर मैं भी था, मैं भी पानीपत के मैदान में था और मैंने जो है बहुत सारे सैनिकों को मारपीट के गिरा दिया। अब मुझे ये नहीं पता था कि मैंने अपने से मतलब मैं किसके तरफ था, है ना। कह देना सर मैं तो वो क्या बोलते हैं, जब फील्डिंग करते हैं तो दोनों तरफ दोनों पार्टियों में रहते हैं, ऑलराउंडर करके रहता है। तो कह देना सर मैं ऑलराउंडर था और दोनों तरफ के लोगों को जो है मैं बराबर मात्रा में निपटाता था। तो समझ में आई बात। आपने भी लड़ लिया पानीपत वाला युद्ध, है ना। मजा आ गया, खूब बंदूक चलाई, तोपे चलाई, है ना, और सबको मारा पीटा। अब आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं मारते पीटते हुए। ये आपसे एक चित्र दिया जा रहा है, बाबरनामा। ठीक है, बाबरनामा, और ये कुछ बाबर की तरह दिख रहा है, हो सकता है बाबर ही हो, है ना। तो बाबरनामा, ये बाबर आप देख सकते हो, इसमें इसको जो है बड़ा सुंदर दिखाया गया है, तो हो सकता है ये सुंदर न रहा हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे आगे यहाँ आपसे कहा जा रहा है बाबर ने इस युद्ध में जो है तुलुगुमा पद्धति को अपनाया था, जिसमें जो है दुश्मन को किनारे से घेर लिया जाता था। तो बाबर की जो है युद्ध पद्धति क्या थी, ये आपको जो है यही नोट रखना है। एक लाइन में दे सकता है छोटी परीक्षाओं में, है ना, छोटी परीक्षाओं में दे देगा तो बताना ही पड़ेगा, और नहीं बताओगे तो नंबर काट लेगा, और नंबर काट लेगा तो आप जैसे ही एक क्वेश्चन आपने गलत किया, वैसे जो है काफी लोगों से आप पीछे चले गए। क्योंकि आजकल जो है बड़े बड़े धुरंधर योद्धा बैठे हुए हैं, बस वो मौके की तलाश में है, मौका मिल जाए और मैं जो है चैप्टर निपटा दूं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। और आगे दिया जा रहा है तुजुक ए बाबरी, यानी कि बाबरनामा में बाबर ने बताया है कि उसकी जीत का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है तीरंदाजी भी था। पानीपत प्रथम की सफलता के बाद जो है बाबर ने 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में जो है राणा सांगा को पराजित किया। ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा जो है युद्ध को जीत ही रहे थे, लेकिन उनका दुर्भाग्य था कि अचानक जो है एक आंख में जो है तीर आकर राणा सांगा के लग जाती है। तो ऐसे में जो है सेना बौखला उठती है और फिर पराजय का सामना राणा सांगा जी को करना पड़ जा रहा था। आगे बढ़ते हैं। 1528 में जो है इसने चंदेरी के युद्ध में जो है मेदिनी राय को पराजित किया था। तो देखो ये पानीपत का युद्ध कब हुआ, खानवा का युद्ध कब हुआ, ये सब जो है पिट गए हैं, है ना। ये सब क्वेश्चन जो है फेमस थे और पिट गए हैं। अब हो सकता है कि नया फॉर्मेट जो है वो जनरेट करे, नया फॉर्मेट जो है लागू करे, और जब नया फॉर्मेट वो लागू करेगा तो ऐसे में अब कहेगा कि बताओ पानीपत के हाँ कहेगा बताओ चंदेरी के युद्ध में जो है बाबर ने किसको पराजित किया था, है ना। तो हट गया ना, सारा कुछ हट गया कि 28 में कौन सा युद्ध हुआ, है ना। तो ये हट गया। अब देखो चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था, तो 3-4 विकल्प आपका दूसरा दे देगा और ये लास्ट में उसको रख देगा और कहेगा बताओ अब। तो अब जो है फॉर्मेट वो बदलेगा, आपको भी अपनी रणनीति जो है बदल देनी चाहिए, आपको भी फॉर्मेट जो है चेंज कर देना चाहिए, है ना। वही घिसे पिटे सवालों को अब रटने से कोई फायदा नहीं है। और हमारे कुछ ऐसे साथी होते हैं जो उन्हीं प्रश्नों को रटकर चले जाते हैं, है ना। जैसे उनके हाथ कोई किताब लगी, चाहे जीके की हो, जीएस की हो, चाहे अन्य हो, और उनको जो है 2-4-10 क्वेश्चन अगर आने लगा फेमस फेमस कि ये कब हुआ वो कब हुआ, 2-4 क्वेश्चन उन्हें जैसे ही पता चला, अब वो सोच लेते हैं कि मैं जो है सर्वज्ञ हो गया, और मैं सर्वज्ञ हो गया तो मुझे जो है अब यूपीएससी का पेपर देना चाहिए, क्योंकि मुझे जो है सरल सरल जो ये पुछल्ले फेमस जो है क्वेश्चन है जो अब पूछना बंद हो गए हैं लगभग लगभग, उनको रट लिया, हो गया। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अब जो है चाहे छोटी परीक्षा हो, यहां तक कि पेट की परीक्षा में जो है लेवल उसका एकदम हाई होता है
चाहे जीएस का हो, करंट का हो, उसका लेवल जो है एकदम हाई रहता है, तो कैसे उम्मीद कर सकते हो कि अब ये वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए जो है अब जो है आपको भी पैटर्न जो है थोड़ा सा बदल देना है। पुछल्ले क्वेश्चनों को जो है फेमस क्वेश्चन को जो है काफी रटना कम कर देना है। उसी के बलबूते पर अगर आप जाते हो तो आपका घाटा ही घाटा होगा। इतनी बात मेरी समझ में आ गई होगी, है ना, इतना आप सभी ने जान भी लिया। और 29 में जो है 15-29 में जो है घाघरा का युद्ध होता है, आपने रटा होगा 29 में जो है घाघरा का युद्ध, है ना। तो अभी ये पैटर्न जो है भूल जाओ। घाघरा के युद्ध में जो है बाबर ने किसको हराया था, किसको पराजित किया था, तो अफगान शासकों को। ये वाला फॉर्मेट अब आप याद कर लो, समझ में आई बात। और 30 में जो है वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है, कहता है हे अल्लाह मुझे अब बुला लो, है ना, नहीं तो कोई आके जो है मेरे बेटे लल्लो में से जो है कोई मेरा वध कर देगा, है ना, कोई मेरा जो है कत्ल करके गद्दी छीन लेगा, इससे अच्छा है हे अल्लाह आप ही मुझे जो है उठा लो। तो इस तरीके से जो है इसको उठा लिया जाता है, अल्लाह ने जो है इसको उठा लिया। और देखो बाबर ने अपने शासनकाल में निरंकुशवाद बादशाहत की स्थापना की, है ना, निरंकुश, जिस पर कोई भी अंकुश ना लगा सके उसी को कहते हैं निरंकुश। तो निरंकुशवाद बादशाहत की इसने स्थापना की बच्चों, ये हो गया। और यहाँ जो है इसकी कुछ विशेषता बताई जा रही है कि बाबर अच्छा आदमी था। अच्छा, कहा जा रहा है बाबर एक उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था, इसी कारण उसे कलंदर भी कहा गया, है ना। तो कलंदर इसे कहा जा रहा है क्योंकि वो उदार टाइप का था। तो ये भी देख लो अब इसका। बाबर उच्च कोटि का कवि और लेखक भी था। वाह, कवि भी था, लेखक भी था। तुजुक ए बाबरी और बाबरनामा उसकी आत्मकथा है जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी, है ना। तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी जो है तुर्की भाषा में लिखी गई थी और जो है इसी ने लिखा था। किसने लिखा था, तो इसी बाबर ने, है ना। और बाबरनामा आपका जो है बाद में इसका ट्रांसलेट वगैरह होता है, आगे मैं चीजों को विस्तार से बताऊंगा, है ना। बाबरनामा और जो है जब साहित्य वाला पोर्शन आएगा तो मध्यकालीन साहित्य के अंतर्गत अभी ये जो है ये सारे कुछ और भी लपेटे जाएंगे, तो वहां मैं इसका क्लियर करूंगा, इसका निपटारा करूंगा। यहाँ बस इतना जानो, बाबरनामा में 5 मुस्लिम और 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया गया है। इन 2 हिंदू राज्यों में विजयनगर और दूसरा मेवाड़, है ना। तो मेवाड़ के बारे में सबको पता है ना। मेवाड़ वाले बहुत मारते थे, इन सबको पटक पटक के मारते थे, चाहे जो भी सुल्तान हुआ हो, मुस्लिम वाला या कोई भी अन्य हो। तो मेवाड़ वगैरह से जो टकराने जाते थे सबको पटक पटक के मारते थे। तलवार गिर जाती थी, वो लोग उठा के दे देते, चल हट, तलवार गिर गई, हम तुझे मारेंगे, तलवार उठा के दे देते, बाबू 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 तुम निहत्था हो। वो लोग निहत्थे पर वार नहीं करते थे, यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। तुरंत काट के फेंक देना चाहिए था। खिलजी वगैरह ऐसे गिरे पड़े थे, चाहते तो मार के निपटा देते, काम खत्म कर देते। लेकिन ये लोग जो है नियत्थों पर वार नहीं करते थे। ये इनकी वीरता तो थी ही, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए, जब अगला तुम्हारे साथ जो है सही से नहीं पेश आ रहा है ना, वो चीटिंग करने में जो है कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है, वो बदतमीजी करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है, तो आप क्यों छोड़ो। तो कहीं ना कहीं भले ही इनकी वीरता थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है, कहीं ना कहीं जो है इनके पराजय के पीछे का जो है यही कारण था। तो मेवाड़ वगैरह वाले जो है पटक पटक के मारते थे सबको, है ना। तो इसीलिए जानते थे ये, और इन्होंने ये वर्णन भी कर दिया, है ना। लगा होगा कि बहुत अच्छे आदमी हैं, हमको बहुत मारा पीटा था, तो इसलिए जो है उनका जिक्र कर दिया होगा, है ना। आगे बढ़ेंगे। बाबर ने मुबैयान लेखन शैली का उपयोग किया। रिसाल ए उसज खत ए बाबरी बाबर की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये देखो प्राय जो है बहुत सी पुस्तकों में अगर आप देखोगे तो इसका जिक्र नहीं मिलता, है ना। मान लो तुजुक ए बाबरी बाबरनामा फेमस पुस्तक है ना, बहुत बार पूछ लिया गया है, छोटे से बड़े परीक्षाओं में भी पूछ लिया गया है।
हो सकता है अब वो थोड़ा और डीप में जाए, थोड़ा और ढूंढे और वो उसे मिल जाए कि रिसाल ए उसज खत ए बाबरी। तो खत ए बाबरी, उसमें बाबर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ जो है रिसाल ए उसज, मान लो आपकी परीक्षा में दे दिया जाए, बताओ बाबू रिसाल ए उसज किसकी पुस्तक है? बहुत लोगों को बुखार आ जाएगा, कहेंगे अरे राम, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, और हाँ प्राय बहुत सी पुस्तकों में इसका जिक्र मिलता भी नहीं है। तो इसे आप ध्यान में रखे रहिएगा, ठीक है, इसे आप ध्यान में रखे रहिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बाबर की एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक थी। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। बाबर जो है सूफी विचार से भी काफी प्रभावित था, प्राकृतिक सौंदर्य की ओर जो है आकर्षित कई बागों की स्थापना की, ठीक है, कई बागों वगैरह की जो है स्थापना की। अभी पीछे के अध्यायों में मैंने आपको बताया था, है ना, शायद पहले ही अध्याय में रहा हो, कि जब बाबर जो है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करता है तो वहां यहाँ के सांस्कृतिक विविधता और लोगों की एकता, उन विविधताओं में भी एकता, भूगोल, पशु पक्षी, कहीं ना कहीं जो है स्वर्ग से तुलना कर रहा है हिंदुस्तान की।